हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी का। यहाँ पे चैप्टर 11 हमारा चल रहा है। चैप्टर 11 में हमने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है इसके पहले। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज ये हमारा चैप्टर 11 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट या हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, यानी कि जलोदभिद पादप क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मरुदभिद पादप क्या होते हैं, यानी कि जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं। और इसके बाद अंत में हम देखेंगे दलदली पौधे या लबड़ोदभिद पौधे क्या होते हैं, या हेलोफाइट्स प्लांट क्या होते हैं। और साथ ही साथ हम लबड़ोदभिद पौधों के अंदर, मरुदभिद पौधों के अंदर और जलोदभिद पौधों के अंदर कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, वो पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की इस वीडियो को। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वर्मिंग। क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को याद रखना है, जिनका नाम क्या है? वर्मिंग। क्या नाम है जिनका? वर्मिंग। तो वर्मिंग नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, जल संबंधों के आधार पे, किसके आधार पे? जल संबंधों के आधार पे। तो इन्होंने क्या किया, जल संबंधों के आधार पे सभी पौधों को 3 भागों में डिवाइड किया। किसके आधार पे? जल संबंध के आधार पे। मतलब किसी भी प्लांट का जल से क्या रिलेशनशिप या क्या संबंध होता है। जैसे आमतौर पे आप देखे होंगे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा मात्रा वाले पानी वाले जगहों में पाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जहां बहुत कम पानी होता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसी के आधार पे, मतलब किन पौधों का पानी से कितना संबंध है, इसी के आधार पे वर्मिंग नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सभी प्लांट को 3 भागों में डिवाइड किया। उसमें से पहला प्लांट है हमारा हाइड्रोफाइट्स या हाइड्रोफाइटिक प्लांट, आप इसको बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं जलोदभिद पादप। क्या बोलते हैं? जलोदभिद पादप। दूसरे हैं हमारे मरुदभिद पादप, यानी कि जीरोफाइट्स या जीरोफाइटिक प्लांट इनको कह सकते हैं आप। इसके अलावा हमारे हैं हेलोफाइट्स, यानी कि दलदली पौधे या लबड़ोदभिद, या इनको एक और नाम आप दे सकते हैं, इनको हम बोलते हैं मैग्रूव पादप। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मैग्रूव पादप। क्या बोलते हैं? मैग्रूव पादप। ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे समझेंगे जलोदभिद पादप क्या होते हैं, यानी कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से एडाप्टेशन या अनुकूलन देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जलोदभिद पादपों को। तो हम बात करते हैं अगर जलोदभिद पादपों की, तो जलोदभिद पादपों में आप क्या देखेंगे, सिंपल सी बात है, नाम से स्पष्ट है कि जलोदभिद पादप मतलब ऐसे पौधे जिनका या तो पूरा शरीर पानी में डूबा रहेगा या तो आंशिक रूप से पानी में डूबा रहेगा। ऐसे पौधों को ही हम बोलेंगे जलोदभिद पादप। मतलब कि सीधी सी बात, जल में पाए जाने वाले जो पौधे होंगे वो क्या कहलाएंगे? जलोदभिद पौधे कहलाएंगे। तो ऐसे पौधे जो कि जल के अंदर या तो पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं या तो आंशिक रूप से डूबे रहते हैं, ऐसे पौधों को ही हम क्या बोलते हैं? ऐसे पौधों को हम बोलते हैं जलोदभिद पादप। ठीक। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो देखिए, ऐसे पौधे जो कि पूर्ण रूप से या कि आंशिक रूप से कहां डूबे रहते हैं? जल में डूबे रहते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं जलोदभिद पौधे। कई सारे जलोदभिद पादपों के एग्जाम्पल हैं, जैसे आप हाइड्रा लिख सकते हैं, बैलिसनेरिया लिख सकते हैं, सेजिटेरिया लिख सकते हैं आप, निलंबो लिख सकते हैं, कमल लिख सकते हैं आप। ठीक। तो इस प्रकार से पिस्टिया हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट के जिनको कि आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ट्रापा आप लिख सकते हैं, सिंघाड़ा जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ऐसे पौधे जो कि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल में डूबे हुए रहते हैं, ऐसे पौधों को ही हम बोलते हैं क्या? जलोदभिद पौधे। मतलब ये पौधे जल में ही पाए जाएंगे, इनका पूरा शरीर या तो जल में डूबा रहेगा या तो आधा शरीर जल में डूबा रहेगा। ऐसे पौधों को ही हम बोलते हैं जलोदभिद पादप। अब कुछ जलोदभिद पादप जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जल निमग्न पादप। जल निमग्न का मतलब देखिए क्या होता है, ये जो हमारे जलोदभिद पादप होते हैं इनको आप 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं जल निमग्न पादप। क्या होते हैं? एक होते हैं जल निमग्न। जल निमग्न का मतलब होता है कि सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जो पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं जल निमग्न पौधे। क्या बोलते हैं? जल निमग्न पौधे, जो कि पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं। ठीक। जैसे हाइड्रिला हो गया आपका। ठीक। अब इसके बाद दूसरा होता है प्लावी पौधे। प्लावी पौधों का मतलब है कि ऐसे पौधे जिनके शरीर का कुछ भाग पानी के ऊपर रहता है और ये पौधे स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। ठीक। तो जो हमारे जलोदभिद पादप होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल निमग्न पौधे जो कि पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं,
और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि जल में डूबे रहते हैं लेकिन तैरते भी रहते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि जल के अंदर पूरी तरह से स्थिर होते हैं, यानी जिनकी जड़ें जो होती है वो कीचड़ में धसी रहती है। ठीक, उसी प्रकार जो दूसरा प्रकार है जलोदभिद पादपों का, वह है प्लावी पौधे। प्लावी पौधों का मतलब है कि ऐसे पौधे जिनका या तो पूरा शरीर जल में डूबा रहेगा या तो आधा शरीर जल में डूबा रहेगा, और यह पौधा जो है अपनी पूरी जगह क्या हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैर सकता है, तो ऐसे पौधों को हम बोलेंगे प्लावी पौधे। ठीक, तो कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आप जल निमग्न पादप का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रिला। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रिला। हाइड्रिला की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रिला जो है एक हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। हाइड्रिला जो है स्वतंत्र रूप से जल में क्या होता है, जल के अंदर तैरता रहता है, यानी इसका पूरा शरीर जो है जल में डूबा रहता है और जल के सतह के नीचे ये पूरी तरह से क्या होता है, तैरता रहता है। ठीक, वहीं एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं प्लावी पौधे का। प्लावी पौधे का मतलब है कि ऐसे पौधे जो कि पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। जैसे आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं ट्रापा। क्या लिख सकते हैं आप इसके एग्जाम्पल, ट्रापा। ट्रापा का मतलब होता है क्या, सिंघाड़ा। इस समय आप लोग देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों वगैरह में बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रापा यानी कि सिंघाड़ा आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंघाड़ा क्या है, एक फ्लोटिंग प्लांट है। फ्लोटिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, तैरने वाले पौधे यानी प्लावी पौधे। वहीं जल निमग्न पौधों को हम क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में सबमर्ज्ड प्लांट। क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट। ठीक, तो जो हमारे जल निमग्न पौधे हैं जो पूरी तरह से जल में डूबे रहते हैं, इनको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट। वहीं जो प्लावी पौधे होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग प्लांट। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट का मतलब होता है ऐसे पौधे जो पूरी तरह से जल की सतह पर रहते हैं और तैरते हुए रहते हैं, ऐसे पौधों को हम बोलते हैं फ्लोटिंग प्लांट। तो जलोदभिद पौधे क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो कि पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से या तो आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं, ऐसे पौधों को ही हम क्या बोलते हैं, जलोदभिद पादप बोलते हैं। तो जलोदभिद पादप दो प्रकार के होते हैं, जल निमग्न पौधे मतलब जो पूरी तरह से जल के नीचे डूबे हुए रहते हैं, और दूसरे होते हैं प्लावी पौधे जिनके शरीर का कुछ भाग पानी की सतह के ऊपर भी रहता है और ये स्वतंत्र रूप से तैरते भी रहते हैं, इसलिए इनको हम प्लावी पौधे भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो भी हमारे जलोदभिद पौधे होते हैं इनके अंदर कौन कौन से स्पेशल फीचर पाए जाते हैं। जलोदभिद पादपों के कौन कौन से सामान्य लक्षण हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसी भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट की, तो देखिए जलीय प्रकृति होने के कारण इनमें छिद्रित ऊतक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, इनमें छिद्रित ऊतक उपस्थित होते हैं। छिद्रित ऊतक का मतलब होता है कि इनकी कोशिकाओं के बीच में या ऊतकों के बीच में क्या होता है, बीच बीच में छिद्र होता है। क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं इनके, उनके बीच बीच में छिद्र होते हैं, ऐसे ऊतकों को हम बोलते हैं छिद्रित ऊतक। तो छिद्रित ऊतक जो भी होते हैं इनके बीच में हवा भरी होती है। क्या होती है, हवा भरी होती है, यानी इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश होता है। क्या होता है, इनके बीच बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश होता है। मतलब क्या है कि कोशिकाओं के बीच में क्या होगा, जगह जगह छेद होगा, जगह जगह क्या होता है, हवा भरी रहती है। ठीक है, अब जब जगह जगह हवा भरी रहती है जिस कारण से पौधा फूल जाता है, लेकिन पौधा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। अगर पौधे में ज्यादा मात्रा में हवा भरी है इसका मतलब क्या है कि पौधा हल्का रहेगा, जिस कारण से पौधा जो है आसानी से पानी की सतह पे तैर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे प्लावी पौधे होते हैं, प्लावी पौधों में आप देखेंगे जो उनकी कोशिकाएं होती है पौधों की, उनके बीच बीच में एयर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी अंतराकोशिकीय अवकाश होता है, जहां पे आप देखेंगे वायु भरी रहती है, और इसीलिए वायु भरी रहती है जिस कारण से पौधा हल्का हो जाता है और आसानी से पानी की सतह पे तैर सकता है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, जिसमें आप लोग पेरेन्काइमा पढ़े हैं। कई प्रकार की पेरेन्काइमा होती है, उसमें से एक होती है स्क्लेरेन्काइमा और एक होती है कोलेन्काइमा, और आप कई सारे देखे होंगे इसके अलावा भी इसके प्रकार होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे एरेन्काइमा जो होती है। एरेन्काइमा का मतलब होता है कि जो पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं के बीच बीच में हवा भरी रहती है, जिसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, तो एरेन्काइमा जो है एक प्रकार का टिश्यू होता है। तो एरेन्काइमा मतलब अगर कोशिकाओं के बीच बीच में हवा भरी है किसी प्लांट के अंदर तो वो क्या कहलाएगा, एरेन्काइमा कहलाएगा। तो एरेन्काइमा मतलब हवा भरी रहती है। तो सीधी सी बात है कि जलीय प्रकृति होती है, जल में पाए जाते हैं ऐसे पौधे, तो जल में पाए जाते हैं जिस कारण से इनकी सतह पे जो भी इनके स्टेम वगैरह होते हैं, इनके बीच की कोशिकाओं में अवकाश भरा रहता है, हवा भरी रहती है, जिस कारण से पौधा हल्का होता है और पौधा जो है आसानी से पानी की सरफेस पे तैर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि संवहन ऊतक जो होते हैं, जो संवहन ऊतक होते हैं आप देखेंगे, संवहन ऊतक को हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू आप लोग पढ़े होंगे, स्पेशली दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम।
तो संवहन ऊतक जो होते हैं बहुत कम विकसित होते हैं। किसी भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट के अंदर संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू बहुत कम मात्रा में डेवलप होते हैं। इसका कारण यह है कि ऑलरेडी ये पौधे पानी की सतह पे हैं, तो ऑलरेडी ये पौधे पानी पे उपस्थित होते हैं, जिस कारण से इनको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करने के लिए अलग से किसी टिश्यू की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इनके अंदर बहुत कम मात्रा में वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है विकसित होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोफाइटिक अगर कोई प्लांट है तो इनके अंदर संवहन ऊतक बहुत कम विकसित होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ को हम बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि। तो किसी भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट के अंदर आप देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो अब्सेंट होती है। क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो अब्सेंट होती है। इसका सिंपल सा फंडा है कि सेकेंडरी ग्रोथ आप लोग 11th में पढ़े हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा तने की और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। तो आप देखे होंगे कि जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं, जो जलोदभिद पौधे होते हैं, उनके तने बहुत कोमल होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं, मोटे तो होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। और किसी भी प्लांट के अंदर अगर तने और जड़ चौड़ी हो रही हैं या बहुत ज्यादा मात्रा में मोटी हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस प्लांट के अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। लेकिन हाइड्रोफाइटिक प्लांट बहुत पतले होते हैं इनके स्टेम, जिस कारण से इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती तो जलोदभिद जो पादप होते हैं इनके तने भी बहुत मोटे होते। लेकिन सिंपल सी बात है कि किसी भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट के अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, जिस कारण से इनके तने बहुत पतले होते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैकेनिकल टिश्यू जो होते हैं, यांत्रिक ऊतक जो होते हैं, ये भी बहुत कम विकसित होते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं वो उतना मजबूती के साथ अपने स्थान पे नहीं खड़े रहते हैं। हम अगर चाहें तो किसी आम के पेड़, बड़े से पेड़ को अगर हिलाना चाहें तो हम उसको हिलाना भी हमको नीचे से मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन अगर किसी बेलिसिनेरिया प्लांट को हमको तोड़ना है तो हम पकड़ के यूं तोड़ लेंगे एकदम से। मतलब बहुत आसान है किसी भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट को उखाड़ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत कमजोर होते हैं। कमजोर इसीलिए है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, मैकेनिकल टिश्यू नहीं है क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है इनके अंदर। मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है जिस कारण से ये जमीन से बहुत मजबूती के साथ नहीं बंधे होते हैं, इसलिए इनको हम आसानी से बाहर खींच करके निकाल सकते हैं। तो यांत्रिक ऊतक इनके अंदर बहुत कम विकसित होते हैं, बहुत कम मात्रा में डेवलप होते हैं, जिस कारण से किसी भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट को अपन आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, विशिष्ट लक्षण है किसके? किसी भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट के या किसी भी जलोदभिद पादपों के। तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई भी अगर हाइड्रोफाइटिक प्लांट है तो हाइड्रोफाइटिक प्लांट के अंदर कौन कौन से विशेष प्रकार के एडाप्टेशन यानी कि अनुकूलन देखने को मिलते हैं। हाइड्रोफाइटिक अगर कोई प्लांट है तो इनके अंदर आपको कई सारे एडाप्टेशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप क्या कि कीचड़ में उगने वाले जो भी पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जो कि कीचड़ में उगते हैं, जैसे निलंबो हो गया आपका, कमल का फूल जो है इसकी जो जड़ें होती है वो कीचड़ में धसी हुई होती है पानी के अंदर। तो कीचड़ में उगने वाले जो भी पौधे होते हैं इनको अगर हम छोड़ दें तो अन्य सभी जो जलीय पौधे होते हैं इनमें मूल रोम क्या होती है? अनुपस्थित होती है। मूल रोम आप लोगों को पता है कि जो जड़ होता है इस प्रकार से, मान लीजिए क्या है? जड़ है, तो जड़ में आपको इस प्रकार से मूल रोम दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? इस प्रकार से मूल रोम। तो किसी भी प्रकार से आप देखेंगे कि जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं उनमें जो कीचड़ में धसे हुए पौधे होते हैं इनके अंदर तो आपको मूल रोम दिखाई देगा, यानी रूट हेयर दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई ऐसा पौधा है जो कि कीचड़ में धसा हुआ नहीं है, भले ही पानी में उपस्थित है लेकिन वो पानी की सतह पे तैर रहा है, उसकी जड़ें अगर कीचड़ में धसी हुई नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन पौधों की जड़ों में बिल्कुल भी मूल रोम यानी कि हेयर रूट दिखाई नहीं देंगे या रूट हेयर दिखाई नहीं देंगे। तो यह सबसे पहला अनुकूलन है जिसको आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद जो दूसरे नंबर का अनुकूलन है वो आप देखेंगे कि जो जलमग्न पौधे होते हैं, जलमग्न पौधे मतलब जल में पूरी तरह से डूबे हुए जो पौधे होते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं हाइड्रिला। इनमें क्या होता है? जो तना होता है, तना क्या होता है? लंबा होता है, पतला होता है एवं क्या होता है? लचीला होता है, जिस कारण से ये पौधा जो है, हाइड्रिला का प्लांट जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी की सरफेस के नीचे आसानी से तैर सकता है। तो ये एक प्रकार का अनुकूलन ही होता है जो कि पौधे को हल्का बना रहा है। क्यों? क्योंकि इनका तना क्या हो गया? लंबा तो है लेकिन पतला है, और पतले के साथ साथ हल्का है, और हल्का है साथ ही साथ लचीला है, जिस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से तैर सकता है। तो यह भी एक प्रकार का अनुकूलन होता है हाइड्रोफाइटिक प्लांट के अंदर। तीसरा इंपॉर्टेंट अनुकूलन क्या है कि इन पौधों में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है,
वो रनर के माध्यम से होता है। क्या होता है? रनर के माध्यम से। इसके अलावा स्टोलन के माध्यम से होता है। इसके अलावा ट्यूबर आदि के द्वारा होता है। रनर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग किस में देखे हैं? जो आपकी साइनोडोन डेक्टिनोन होती है, यानी जो आपकी दूब घास होती है। दूब घास के अंदर आप देखे होंगे जो प्रजनन होता है वो रनर के द्वारा होता है। दूब घास में क्या होता है? ये मान लीजिए क्या है, आपकी मिट्टी वाली सरफेस या सतह है। अब मान लीजिए यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे एक प्लांट है। किसका? यहां पे एक मान लीजिए हमारे पास दूब घास का पौधा है। किसका है? दूब घास का पौधा है। अब इस दूब घास के पौधे में होगा क्या कि इसकी सरफेस के जस्ट थोड़ा ऊपर, इसकी जो मिट्टी वाली सतह है इसके जस्ट ऊपर, यहां से आप देखेंगे क्षैतिज दिशा में जो है तना वृद्धि करेगा। तना जो है क्षैतिज दिशा में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। और वृद्धि करने के बाद यहां पे जमीन को टच करेगा, और जहां पे जमीन को टच करेगा वहां पे क्या बन जाएगी? एक गांठ बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पर्व संधि या नोड। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं नोड या पर्व संधि। क्या बोलते हैं? नोड या पर्व संधि। तो ये नोड या पर्व संधि से क्या होगा? एक नए दूब घास का इस प्रकार से यहां पे निर्माण हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर ये जो हमारा तना था, ये तना फिर से बढ़ेगा क्षैतिज दिशा में आगे की ओर। फिर यहां पे एक पर्व संधि बनाएगा, और यहां पे अवस्थानिक जड़ें बनेगी, रेशेदार जड़ें बनेगी, और फिर से ऊपर यहां पे क्या बन जाएगा? एक दूब घास का पौधा बन जाएगा। फिर सेम यही रनर की प्रक्रिया जो चलती रहेगी, और तना फिर से क्षैतिज दिशा में वृद्धि करेगा और जमीन से टच करके एक पर्व संधि बनाएगा, और इस पर्व संधि से फिर से क्या होगा? यहां पे एक नए दूब घास का निर्माण होगा। तो इसको हम बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रनर। तो जो पौधे होते हैं, जलोद्भिद पौधे, इनमें जो प्रजनन होता है वो इस प्रकार से रनर के माध्यम से होता है। रनर का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर एक प्लांट है, वो प्लांट क्या करेगा? उसकी जो तने हैं, उसकी तने जो है, तने के निचले भाग से एक आप देखेंगे जड़ निकलेगी, और ये जो जड़ है, जड़ के ऊपरी भाग से क्या होगा? एक तना निकलेगा, और ये तना जो है क्षैतिज दिशा में क्या करेगा? वृद्धि करेगा, और वृद्धि करते करते क्षैतिज दिशा में कई सारे पौधों का निर्माण कर देता है, कई अलग अलग पर्व संधियों के माध्यम से। तो रनर के माध्यम से हो गया। सेम उसी प्रकार स्टोलन होता है। स्टोलन के माध्यम से भी इनके अंदर क्या होता है? प्रजनन होता है। और ट्यूबर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, जैसे आप देखेंगे आलू में सबसे बढ़िया ट्यूबर के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। तो जो भी आप देखेंगे हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं, इनमें आप देखेंगे कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट के अंदर प्रजनन या रिप्रोडक्शन के लिए कई सारी अनुकूलित संरचनाएं पाई जाती है, जैसे रनर हो गए, स्टोलन हो गया और ट्यूबर हो गए आदि। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ प्लावी पौधे, मतलब जल के अंदर पाए जाने वाले कुछ प्लावी पौधे जो होते हैं, जो कि पौधे तैरते रहते हैं पानी की सतह पे। तो जो प्लावी पौधे होते हैं, प्लावी पौधे जैसे कि जलकुंभी आप लोग पढ़े होंगे, ये बहुत ही जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसको हम समुद्र सोख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलकुंभी से संबंधित आपको याद रखना है एक चीज, जो जलकुंभी होती है इसको हम समुद्र सोख कहते हैं। क्या कहते हैं? जलकुंभी को हम कहते हैं समुद्र सोख। क्या बोलते हैं? समुद्र सोख। मतलब एक जलकुंभी जहां पे अगर है तो ये क्या करेगी? बहुत जल्दी उस समुद्र के पानी को सोखने का काम करेगी। मतलब किसी भी तालाब में अगर जलकुंभी हो गई है तो इसके अंदर इतना तेजी गति से समसूत्री विभाजन होता है कि देखते ही देखते ये जलकुंभी जो है पूरे तालाब में फैल जाएगी। अगर आप किसी एक दो जलकुंभी को तालाब में छोड़ दीजिए, आप एक मंथ के अंदर देखेंगे कि पूरे के पूरे तालाब में जलकुंभी जो है फैल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इतना जल्दी समसूत्री विभाजन होता है। और आपको यह भी पता है कि समसूत्री विभाजन जो होता है यह तीव्र गति से होने वाला विभाजन है, अर्थात इस प्रजनन के माध्यम से एक पौधे से 1000 पौधे बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो सीधी सी बात है कि जो जलकुंभी होती है इसको हम समुद्र सोख कहते हैं, और इसको हम बंगाल का आतंक भी कहते हैं। जलकुंभी को हम क्या बोलते हैं? जलकुंभी को हम बंगाल का आतंक भी बोलते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जलकुंभी की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो इसको हम बंगाल का आतंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक भी कहते हैं। तो जलकुंभी जिसको कि हम क्या बोलते हैं? इक्वार्निया। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको हम इक्वार्निया। तो जलकुंभी या इक्वार्निया जो होती है ये प्लावी पौधे होते हैं। प्लावी पौधे का मतलब है कि पानी की सतह पे ये तैरते रहते हैं। इनमें आप देखेंगे कि जो पत्तियां होती है, पत्तियों के जो पर्णवृंत होते हैं वो फूले हुए एवं स्पंजी होते हैं, जिनमें हवा भरी रहती है, और यह गुण पौधों को तैरने में सहायता करती है। सेम उसी प्रकार की कहानी है जैसे हमने इसके पहले आपको क्या बताया था कि जो जलीय पौधे होते हैं इनके अंदर कोशिकाओं के बीच में हवा भरी रहती है। तो उसी प्रकार से यहां पे दो और बढ़िया एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रापा का एग्जाम्पल है। ट्रापा मतलब होता है सिंघाड़ा। तो ट्रापा और जलकुंभी ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कोशिकाओं के बीच बीच में हवा भरी रहती है, और इनकी जो कोशिकाएं होती है, या आप कह सकते हैं जो पत्तियों की कोशिकाएं होती है, ये फूली हुई होती है और स्पंजी होती है। स्पंजी मतलब बीच बीच में हवा भरी रहती है। तो जिस कारण से ही आप देखेंगे कि ये आसानी से
जो पानी की सतह है इसके ऊपर तैर सकते हैं। क्यों तैर सकते हैं? क्योंकि ये पौधा क्या है, बहुत हल्का है, क्योंकि इनके बीच बीच में क्या भरी हुई है, पत्तियों के बीच में हवा भरी होती है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर जलोदभिद पौधा है तो उनके अंदर एयर स्पेस होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में स्पंजी होते हैं, क्योंकि इनके बीच में हवा भरी होती है, आसानी से ये पौधे जो होते हैं पानी की सरफेस पे तैर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक आखिरी आप देख लीजिए कि इन पौधों में जो पुष्पन होता है यानी जो फ्लावरिंग होती है और जो फल निर्माण की प्रक्रिया होती है ये बहुत कम होती है। किसी भी प्लांट के अंदर आप अगर आप देखेंगे, किसी भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट में, किसी भी जलोदभिद पादप के अंदर आप देखेंगे बहुत कम मात्रा में फल लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंघाड़ा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, एक सिंघाड़े के प्लांट में मुश्किल से कितने सिंघाड़े लगेंगे? 8-10 लगेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। उसी प्रकार से सेम आप देखेंगे जो हमारे जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक आध एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जीरोफाइटिक प्लांट का, जैसे मान लीजिए आम हो गया, कितने ज्यादा मात्रा में पेड़ लगते हैं। एक बार अगर पेड़ में फल लग रहे हैं मतलब फ्लावरिंग कितनी ज्यादा मात्रा में होगी, उसके अंदर कितनी ज्यादा मात्रा में फल लगते हैं। लेकिन हाइड्रोफाइटिक प्लांट के अंदर ऐसा नहीं है। हाइड्रोफाइटिक प्लांट के अंदर बहुत कम मात्रा में फल लगते हैं और बहुत कम मात्रा में ही फ्लावरिंग होती है, बहुत कम मात्रा में ही पुष्प लगते हैं। तो अगर पुष्प ही बहुत कम मात्रा में लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि फल का निर्माण बहुत कम होगा, क्योंकि पुष्प के माध्यम से ही फल का निर्माण होता है। तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारे पूरे के पूरे जलोदभिद पौधों के अंदर पाए जाने वाले अनुकूलन हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में अनुकूलन पूछा भी गया है। चलिए, तो ये हो गया हमारे जलोदभिद पादपों में अनुकूलन। अब इसके बाद हम समझते हैं मरुदभिद पौधे यानी कि जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं। तो जीरोफाइटिक प्लांट देखिए क्या होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जहां पानी की बहुत कमी होती है। क्या होती है? पानी की बहुत कमी होती है। तो पानी की कमी वाली जगहों में जो पौधे पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं जीरोफाइटिक प्लांट या मरुदभिद पौधे। तो मरुदभिद पौधे जो भी होते हैं ये ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जहां पानी की बहुत कमी होती है। तो पानी की जहां कमी होती है ऐसे क्षेत्रों को हम बोलते हैं शुष्क क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। इसीलिए हम मरुदभिद पादपों को क्या बोलते हैं? शुष्क आवासीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे, क्योंकि ऐसे पौधे ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जो जगह शुष्क होती है, जहां पानी की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, यहां का आवास जो है एकदम से क्या होता है? शुष्क होता है। तो शुष्क आवासों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसीलिए हम मरुदभिद पौधों को क्या बोलते हैं? शुष्क आवासीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे कि कुछ पौधे ऐसे आवासों में अनुकूलित होते हैं या पाए जाते हैं जहां मृदा में क्या होता है? पानी की बहुत कमी होती है तथा तापमान क्या होगा? उच्च होगा। जाहिर सी बात है कि जहां पानी की मात्रा कम होगी वहां टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? मरुदभिद पौधे कहते हैं। और मरुदभिद जो पौधे होते हैं आप देखेंगे ये शुष्क आवासीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अतः इन्हें शुष्क आवासीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे कहते हैं। यानी ऐसे पौधे जो कम पानी वाली जगहों में पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं मरुदभिद पौधे। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे मरुदभिद पादप होते हैं, मरुदभिद पादपों में कौन कौन से आकारिकी अनुकूलन होते हैं और कौन कौन से शारीरिकी अनुकूलन होते हैं, कौन कौन से मार्फोलॉजिकली एडाप्टेशन होते हैं और कौन कौन से एनाटॉमिकली एडाप्टेशन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी मरुदभिद पौधे के अंदर जो आकारिकी अनुकूलन होते हैं। आकारिकी का मतलब होता है कि किसी भी पौधे के बाह्य रंग रूप को ही हम क्या बोलते हैं? आकारिकी बोलते हैं। चलिए, सबसे पहले एग्जाम्पल हम समझते हैं इसका। जो हमारा एक प्लांट होता है सतावर का प्लांट, आप लोग सुने होंगे सतावर के पौधे का नाम। ये गार्डनिंग प्लांट होता है। इसको हम क्या करते हैं? कॉलेजों वगैरह में आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे। कॉलेजों वगैरह में क्या होता है? गार्डन के रूप में आप देखे होंगे, जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। या कि इसके अलावा ये गार्डनिंग प्लांट होता है, इसको हम घरों में सुंदरता के लिए भी सजावटी प्लांट के रूप में यूज करते हैं। तो जो हमारा सतावर का पौधा है जिसको कि हम एस्पेरेगस रेसिमोसस बोलते हैं, ये एस्पेरेगस का जो पौधा होता है, सतावर का जो पौधा होता है, इसकी जो जड़ें होती है क्या होती है? मांसल होती है। मांसल होती है मतलब फ्लैसी होती है, मतलब ज्यादा गूदेदार होती है, जिस कारण से ये ज्यादा मात्रा में पानी का एब्जॉर्ब कर सकती है। क्या कर सकती है? ज्यादा मात्रा में पानी को अवशोषित करके अपने पास इकट्ठा करके रख सकती है, जिस कारण से ही तो ये पौधा लंबे समय तक खड़ा रहता है और लंबे समय तक ये पौधा जीवित रहता है। तो पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सतावर का जो पौधा होता है इसकी जो जड़ें होती है, जो रूट होती है, ये मांसल होती है, फ्लैसी होती है।
अतः यह अत्यधिक मात्रा में क्या करता है, जल को क्या करता है, संग्रहित रखती है। अत्यधिक मात्रा में जल का संग्रहण करके रखती है। क्या करती है, जल का संग्रहण करके इनकी जड़ें रखती है, जिस कारण से पौधा लंबे समय तक जीवित रहता है। तो सीधी सी बात है कि जो हमारा सतावर का पौधा है, इसकी जो जड़ें होती है मांसल हो जाती है। यह अनुकूलन ही तो है कि जड़ें किसमें रूपांतरित हो गई है, फ्लैसी हो गई है, मांसल हो गई है। अब जब जड़ें फ्लैसी या मांसल हो गई है तो जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा मात्रा में पानी को अवशोषित करके अपने पास स्टोर करके रख लेती है, ताकि लंबे समय तक पौधा जो है जीवित रह सके। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आपको लिखना है, मरुद्भिद पौधों के अंदर जो आकारिकीय अनुकूलन है। तो कुछ मरुद्भिद पौधे की जो जड़ें होती है उनमें अपस्थानिक कलिकाएं जो होती है ये उत्पन्न हो जाती है। एडवेंटिशियस बड जो है उपस्थित हो जाते हैं या निकल आती हैं। तो बहुत सारे जीरोफाइटिक या बहुत सारे मरुद्भिद पौधे ऐसे होते हैं जिनमें अपस्थानिक कलिकाएं जो होती है उत्पन्न हो जाती है, और ये पादप को प्रजनन में सहायता करती है। किसमें करती है, प्रजनन में सहायता करती है। तो आप पढ़े होंगे कि जो हमारा अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में स्पेशली आप लोग क्या पढ़े हैं, कायिक या वर्धी प्रजनन आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे। तो जो कायिक या वर्धी प्रजनन होता है, इस कायिक या वर्धी प्रजनन में क्या होता है, वर्धी अंग भाग लेते हैं, यानी कि पौधे के कायिक अंग भाग लेते हैं। किसी भी पौधे के अंदर आप देखेंगे जो जड़ होता है और तना होता है और पत्ती, ये तीनों भाग जो है किसी भी पौधे के कायिक अंग यानी कि वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। तो अगर किसी भी कायिक अंगों के द्वारा जनन होता है तो उसको हम बोलते हैं कायिक जनन। तो कायिक जनन में आप देखेंगे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिनमें कि कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो कायिक जनन में आप अक्सर देखते हैं कि उनमें अपस्थानिक जड़ें निकलती है पौधे के अंदर, और अपस्थानिक जड़ों के ऊपर से ही अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, और ये अपस्थानिक जड़ें और कलिकाएं अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। ठीक, तो किसी भी जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर आप देखेंगे कि अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं, सभी जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर आपको यह दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ ऐसे जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं जिनमें आप देखेंगे अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है, और ये अपस्थानिक कलिकाएं जो होती है पौधे के प्रजनन में क्या करती है, रिप्रोडक्शन में सहायता करती है, यानी कि हेल्प करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि एडाप्टेशन क्या होता है इन पौधों में। जो पत्तियां होती है, पत्तियां बदल जाती है, किसमें, कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अतः यह अनुकूलन वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, नागफनी। सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहां पे समझना है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि पत्ती की सतह से पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। किसी भी पत्ती की सतह से पानी का वाष्प के रूप में यानी कि वेपर के रूप में ट्रांसफर होना या उत्सर्जित होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाष्पोत्सर्जन को हम बोलते हैं ट्रांसपाइरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपाइरेशन। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से अगर किसी पौधे के अंदर अतिरिक्त मात्रा में जल उपस्थित है तो वो अपने जल को बाहर निकालता है। तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पौधे में क्या होता है, जल की हानि होती है। जिन पौधों में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है उनमें बहुत कम मात्रा में ही पानी शेष बचता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पत्तियों की सतह से पानी जो है वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता रहता है, जिस कारण से पौधे के अंदर बहुत कम मात्रा में पानी शेष बचता है। तो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी पौधे में जो पत्ती होती है, पत्ती की सतह से पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो देखिए इन पत्तियों में जो भी मरुद्भिद पौधे की पत्तियां होती है, इनमें आप क्या देखेंगे, इनमें आपको यह देखने को मिलेगा कि इनकी जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो पत्तियों से क्या होता है, पत्तियों के अंदर ज्यादा मात्रा में रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिस कारण से ज्यादा मात्रा में पानी क्या होगा, उत्सर्जित होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, अधिकतर मरुद्भिद पौधे क्या होते हैं, कटीले होते हैं। मरुद्भिद पौधों की एक ये भी विशेषता होती है कि ये पौधे क्या होते हैं, कटीले होते हैं, यानी इनके शरीर में कांटे जगह जगह पाए जाते हैं। कई सारे मरुद्भिद पौधों के आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल लिखना है बबूल। बबूल आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, जिसको हम बोलते हैं एकेसिया। क्या बोलते हैं, बबूल यानी कि एकेसिया। एकेसिया का एक ऐसा पौधा होता है जो कि कांटों से भरपूर होता है। इनकी पत्तियां भी छोटी छोटी होती हैं। आप देखे होंगे जहां पे नदियां वगैरह होती है उसके आसपास आपको जो रेतीले जमीन होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में आपको बबूल के प्लांट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हमारे जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट के और सारे एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। जैसे नागफनी हो गया, यानी कि ओपुंसिया का प्लांट हो गया। इसके अलावा कैक्टस का प्लांट हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जीरोफाइटिक प्लांट के।
तो कोई भी जीरोफाइटिक अगर प्लांट होता है उनमें जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां बदल जाती है कांटों में। तो अगर मान लीजिए पत्तियां कांटों में नहीं बदलेगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा और पौधे से जल की हानि ज्यादा होगी। लेकिन अगर पत्तियां बदल गई कांटों में, तो कांटों में जब बदल जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, पत्ती का कम हो जाएगा, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इनमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिस कारण से पौधे से पानी की हानि ज्यादा मात्रा में नहीं हो पाती है। इसके बाद देखेंगे आप चौथा इनमें अनुकूलन क्या होता है कि जो कैक्टेसी कुल होती है, कैक्टेसी कुल मतलब कांटों वाले कुल, ऐसे पौधे जिनमें कांटे पाए जाते हैं सभी के सभी कैक्टेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कैक्टेसी कुल मतलब कांटे वाले जितने भी पौधे होंगे उनके कुछ सदस्यों में क्या होता है, जो तने होते हैं, तने यानी कि जो स्टेम होते हैं, ये मांसल हो जाते हैं, मांसल यानी फ्लेसी हो जाते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे जो तने होते हैं ये बदल जाते हैं किसमें, पत्तियों में रूपांतरित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को या इस विधि को हम बोलते हैं फिल्लोक्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिल्लोक्लेड। तो फिल्लोक्लेड आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। फिल्लोक्लेड का मतलब क्या होता है कि कुछ पौधों में जो तने होते हैं, तने जो है मांसल होकर के पत्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्लोक्लेड बोलते हैं, फिल्लोक्लेड। तो फिल्लोक्लेड का मतलब क्या है कि कुछ पौधों में कुछ पौधों में जो तने होते हैं ये मांसल हो जाते हैं और पत्ती के रूप का धारण कर लेते हैं, मतलब पत्ती जैसे आकार जो है धारण कर लेते हैं, जिस कारण से इनको हम बोलते हैं फिल्लोक्लेड। ठीक, तो कैक्टेसी कुल के जितने भी सदस्य हैं इनमें जो तना होता है ये मांसल हो जाता है। जैसे नागफनी का पौधा आप देखे होंगे, इसका जो तना होता है ये मांसल हो जाता है और पत्ती के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि जो पत्तियां होंगी वो भी किस में रूपांतरित हो जाती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। और जब पत्तियां भी कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिस कारण से तने क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं। क्योंकि तना किस में रूपांतरित हो गया, पत्तियों में रूपांतरित हो गया है, और पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है। जिस कारण से ये पौधे जो होते हैं, इनकी तने जो होते हैं क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं। इस कारण से पौधा जब हरा भरा रहता है तो पौधे का तना भी हरा भरा है, तो पौधे का जब तना हरा भरा है तो प्रकाश संश्लेषण का भी काम करेगा। आमतौर पे आपको क्या पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो पत्तियों के माध्यम से होती है, क्योंकि पत्तियों के अंदर उपस्थित होता है क्लोरोफिल। लेकिन कुछ पौधे के तने भी हरे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तनों के द्वारा भी क्या हो जाता है, कभी कभी क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिनमें, उनमें आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना भोजन पौधा स्वयं बना सकता है। तो कैक्टेसी कुल की यही विशेषता है कि जितने भी कैक्टेसी कुल हैं इनके अंदर जो भी एग्जाम्पल आएंगे सभी के सभी के अंदर यह क्षमता होती है कि इनके तने जो है पत्ती के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और मांसल हो जाते हैं, जो पानी का ज्यादा मात्रा में स्टोर करके रखते हैं, और हरे हो जाते हैं, जिस कारण से प्रकाश संश्लेषण का भी काम करते हैं। इसके बाद अगला देखिए क्या है कि नागफनी एवं जो एस्पेरेगस का प्लांट होता है, यानी कि जो सदावर का जो प्लांट होता है, इनमें जो पत्तियां होती है ये कांटों में रूपांतरित हो जाती है, और कांटों में जब रूपांतरित हो जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इन पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन कम होता है और पौधे की हानि बहुत कम होती है। अगला है कि कुछ मरुदभिद पौधे ऐसे भी होते हैं जैसे कि एलोए। एलोवेरा का नाम आप लोग सुने होंगे, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में एलोवेरा देखने को मिलता है। तो जो एलोए होता है, जो एलोवेरा होता है, इसमें आप देखेंगे ये एक प्रकार का जीरोफाइटिक प्लांट होता है, क्योंकि इसमें तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं क्योंकि आपके घर के आसपास पाए जाते हैं। तो एलोवेरा के अंदर यानी कि एलोए के अंदर आप देखेंगे कि जो तना होता है ये फ्लैसी हो जाता है, और फ्लैसी होकर के ये पत्ती का रूप धारण कर लेता है। तो आप लोग जो एलोवेरा में देखते हैं कुछ इस प्रकार से संरचना होती है एलोवेरा में, तो इसकी जो पत्तियों की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, मतलब जिनके अंदर आप देखेंगे कि कांटे कांटे किनारे आपको इस प्रकार से हल्का हल्का दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से लगभग जो है क्या होती है, ये पत्तियों में रूपांतरित हो जाते हैं। ये तने होते हैं एलोवेरा का, इस प्रकार से तना होता है जो कि आपको पत्तियों के जैसे दिखाई देता है, क्योंकि तना रूपांतरित हो जाता है किसमें, मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, लीफ में। तो किसी भी प्लांट की ये विशेषता होती है जीरोफाइटिक प्लांट की कि उनमें जो तने होते हैं कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। कुछ पौधों में जो तने होते हैं ये किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, पत्तियों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो जो कैक्टेसी कुल की फैमिली होते हैं इसमें यह विशेषता स्पेशली देखने को मिलती है। तो कुछ मरुदभिद पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि एलो यानी कि एलोवेरा, इनकी पत्तियां क्या होती है, मोटी होती है और गूदेदार होती है एवं मांसल होती है। और जब मांसल होती है तो ये क्या करती है, जल की अधिक मात्रा में अपने अंदर स्टोर कर सकती है। जैसे आप एलोवेरा को अगर बीज से आप लोग तोड़ते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं, इसके मात्रा में इसके अंदर कितना ज्यादा मात्रा में पानी स्टोर होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जो एलोए का पौधा होता है इसके अंदर आप देखेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी स्टोर करने की क्षमता होती है। तो पानी स्टोर करके रखता है क्योंकि लंबे समय तक इसको अपने आप को जीवित खड़ा रखना है।
जीरोफाइटिक प्लांट है, वहां पे पानी बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, इसलिए ये क्या करता है, पत्तियों के अंदर ही पानी को स्टोर करके रखता है ताकि लंबे समय तक पौधा जो है जीवित खड़ा रखे। चलिए, तो ये भी अनुकूलन आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ जीरोफाइटिक प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती है फ्लैशी हो जाती है और पानी का ज्यादा मात्रा में स्टोर करके रखती हैं। एक आखिरी आप देख सकते हैं इसका एडाप्टेशन, जो कि आकारिकी अनुकूलन है। जो मरुद्भिद पौधों की पत्तियां होती है छोटी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है। जीरोफाइटिक प्लांट की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनकी पत्तियां जो है बहुत छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग बेर का पौधा देखे होंगे, वही बेर जिसको सबरी ने किसको खिलाया था, श्री राम जी को खिलाया था, तो बेर का पौधा अगर आप लोग देखेंगे तो इनकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती है। इसके अलावा आप एकेसिया का पौधा देखेंगे, बबूल का पौधा देखेंगे, उसकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी होती है। तो जीरोफाइटिक प्लांट की ये विशेषता होती है कि इनकी पत्तियां यानी कि जो लीफ होती है ये बहुत छोटी होती है। तो पत्तियां बहुत छोटी होती है क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कम मात्रा में होगा। पत्ती जितनी ज्यादा बड़ी होगी वाष्पोत्सर्जन उतना ही ज्यादा मात्रा में होगा और पानी की हानि उतनी ही ज्यादा मात्रा में होगी। अब बेचारे एक तो वैसे ही जीरोफाइटिक प्लांट है, पानी की कमी वाले स्थानों में है, और अगर ऊपर से इनकी पत्तियां भी बड़ी हो जाएगी तो पानी की ज्यादा मात्रा में हानि होगी और ये पौधे जल्दी ही झुलस जाएंगे तापमान बढ़ने की वजह से, और जब झुलस जाएंगे तो जल्दी ये पौधे खत्म हो जाएंगे। यानी इनकी जो पत्तियां छोटी है तो एक फायदा ये है कि पत्तियां अगर छोटी है तो एरिया कम है पत्ती का, तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, कम होगा, अर्थात पौधे की हानि भी ज्यादा नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल और आप लिख सकते हैं केजुराइना। केजुराइना के अलावा आप बेर लिख सकते हैं, बबूल लिख सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी पत्तियां बहुत छोटी होती है। ये आप लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे मरुद्भिद पौधों के अंदर पाए जाने वाले आकारिकी अनुकूलन है, यानी कि मार्फोलॉजिकली एडाप्टेशन है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा मरुद्भिद पादप होते हैं, तो मरुद्भिद पादप के अंदर कौन कौन से शारीरिकी अनुकूलन देखने को मिलते हैं। पहला नंबर क्या है कि इन पौधों में तने क्या होते हैं, तने एवं पत्तियों की जो बाएं त्वचा होती है जिसको कि आप लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। किसी भी पत्ती की जब आप लोग टीएस काटेंगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, तो आपको सबसे ऊपर एक सरफेस दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, यानी कि बाएं त्वचा। तो इनकी बाएं त्वचा के ऊपर एक मोटी उप त्वचा पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी जीरोफाइटिक प्लांट का। हाइड्रोफाइट प्लांट के अंदर आपको ये चीज दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप किसी भी जीरोफाइटिक प्लांट का अगर टीएस काटेंगे तो उसमें आपको एपिडर्मिस के ऊपर एक सतह दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं उप त्वचा। क्या बोलते हैं? उप त्वचा बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट अनुकूलन क्या है कि जो बाएं त्वचा होती है, जो बाएं त्वचा यानी कि जो एपिडर्मिस होती है किसी भी जीरोफाइटिक प्लांट की, इनकी पत्तियों में, इनकी पत्तियों का मोटा होना, इससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इनकी भित्तियां जो होती है क्या होती है, मोटी होती है। जो हमारे जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं इनकी जो बाएं त्वचा यानी कि जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल भी आप लोगों को दिखाई देगा, जो बाएं सतह होती है उसमें कई कई बार क्यूटिकल आपको दिखाई देता है। तो बाएं त्वचा यानी जो एपिडर्मिस होती है, इनमें जो भित्तियां होती है, जो लेयर होती है, बहुत मोटी होती है, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, बहुत कम मात्रा में हो पाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इन पौधों के जो तने होते हैं इनमें धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र जो होते हैं ये धसे हुए होते हैं। ऐसे धसे हुए रंध्रों को हम बोलते हैं सिनकिन स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? सिनकिन स्टोमेटा। तो सिनकिन स्टोमेटा जो है केवल और केवल मरुद्भिद पादपों की विशेषता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये आपको नोट करना है कि धसे हुए रंध्र जो होते हैं जिनको हम सिनकिन स्टोमेटा बोलते हैं, ये केवल और केवल किसमें पाए जाते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको नोट कर लेना है कि सिनकिन स्टोमेटा इज ओनली फाउंड इन जीरोफाइटिक प्लांट। केवल और केवल जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर ही सिनकिन स्टोमेटा जो होते हैं ये पाए जाते हैं, जो कि वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। अगर किसी भी पौधे के अंदर धसे हुए रंध्र हैं तो ये वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करते हैं? कम करते हैं, क्योंकि रंध्र अगर धसे हुए हैं तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? कम होगा। चौथा नंबर क्या है, देखिए इन पौधों में जो रंध्रों की संख्या होती है बहुत कम होती है। जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा की संख्या होती है बहुत कम होती है, तथा ये पत्ती की निचली सतह पे पाए जाते हैं। जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं उनमें जो अधिकांश रंध्र या स्टोमेटा होते हैं ये पत्ती की निचली सतह पे पाए जाते हैं। आमतौर पे वैसे भी कहा जाता है कि पत्ती की निचली सतह पे ही ज्यादा मात्रा में रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो इन पौधों की यह भी विशेषता होती है कि रंध्र बहुत कम मात्रा में इनके अंदर पाए जाते हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि जो इनकी पत्तियां होती है, इनकी पत्तियों की निचली सतह पे यानी कि जो लोअर सरफेस होती है किसी भी लीफ की, इनकी लोअर सरफेस पे रंध्र या स्टोमेटा जो है पाए जाते हैं। चलिए, ये सारे के सारे जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर जो भी शारीरिकीय अनुकूलन है यानी कि एनाटॉमिकल एडाप्टेशन है,
सारे के सारे के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा भी गया था कि मरुद्भिद पौधों में पाए जाने वाले शारीरिकीय अनुकूलन को बताइए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हैलोफाइट्स या दलदली पौधे क्या होते हैं, या मैंग्रोव पौधे क्या होते हैं, या हैलोफाइट्स प्लांट क्या होते हैं। तो किसी भी हैलोफाइट्स प्लांट की यह विशेषता होती है, या दलदली पौधों की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है इनकी? 2-3 विशेषताएं आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या है कि दलदली भूमि क्या है, या दलदली मृदा क्या है। क्योंकि दलदली पौधे कहां पाए जाते हैं? दलदली भूमि में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको समझना है कि दलदली मृदा क्या होती है। दलदली मृदा, तो दलदली मृदा का मतलब क्या होता है कि ऐसी मृदा जिसमें लवणों की अधिकता होती है। दलदली मृदा में किसकी अधिकता होती है? लवणों की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? लवणों की, यानी कि यहां पे सॉल्ट की अधिकता होती है। जो दलदली मृदा होती है, इन मृदाओं में लवणों की बहुत ज्यादा में अधिकता होती है। ये कई प्रकार के लवण हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या हो सकता है? NaCl हो सकता है। क्या हो सकता है आपका? NaCl हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। ठीक, इसके अलावा आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है। ये है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। ये है आपका क्या? मैग्नीशियम सल्फेट। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ठीक, तो कुछ पौधे जो है दलदली भूमि में पाए जाते हैं, और ऐसे पौधों को ही हम क्या बोलते हैं? दलदली पौधे। अब चूंकि यहां पे लवणों की अधिकता होती है, जिस कारण से इन पौधों को हम लवणोद्भिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलदली पौधों को हम लवणोद्भिद पौधे के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल सी बात आपको यह समझना है कि कुछ पौधे जो होते हैं ये ऐसी मृदा में पाए जाते हैं जहां लवणों की अधिकता होती है। तो ऐसी मृदा को हम बोलते हैं क्या? ऐसी मृदा को हम बोलते हैं दलदली मृदा या लवणोद मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलदली मृदा बोलते हैं। और दलदली मृदा में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं इनको हम दलदली पौधे बोलते हैं। ठीक, तो देखिए दलदली स्थानों में आप देखेंगे कि लवणों की क्या होती है? अधिकता होती है। कई सारे लवण दलदली मृदा में उपस्थित हो सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, आदि कई सारे लवण होते हैं जो कि दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक, तो दलदली मिट्टी में पाए जाने वाली जो मृदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लवणीय मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी दलदली भूमि होती है, दलदल जहां पे होता है वहां पे जो मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लवणीय मृदा बोलते हैं, यानी कि सैलाइन सोयल बोलते हैं। ठीक, तो लवणीय मृदा बोलते हैं। तो ऐसी मृदा जहां पे लवणों की अधिकता होती है उसको हम लवणीय मृदा बोलते हैं। और लवणीय मृदा में पाए जाने वाले पौधों को हम बोलते हैं लवणोद्भिद पौधे, या दलदली पौधे, या मैंग्रोव पौधे, या हैलोफाइट्स प्लांट। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन ही समझनी है किसी भी हैलोफाइट्स प्लांट की, यानी किसी भी दलदली या मैंग्रोव पौधे की या लवणोद्भिद पौधों की। तो लवणोद्भिद पौधे क्या होते हैं या मैंग्रोव पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो कि ऐसी मृदा में पाए जाते हैं जहां लवणों की अधिकता होती है, ऐसे पौधों को हम बोलते हैं लवणोद्भिद पौधे। ठीक, तो परिभाषा आपको, डेफिनेशन जो है आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात है कि कुछ मिट्टी ऐसी होती है जहां पे लवणों की अधिकता होती है, और लवणों की अधिकता होती है जिस कारण से ऐसी मिट्टी को हम बोलते हैं लवणीय मृदा। और लवणीय मृदा में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं इनको हम बोलते हैं लवणोद्भिद या हैलोफाइट्स प्लांट। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि दलदली पौधे या मैंग्रोव पौधे या हैलोफाइट्स प्लांट क्या होते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे मैंग्रोव पौधे होते हैं या जो हमारे लवणोद्भिद पौधे होते हैं इनके अंदर किस किस प्रकार का अनुकूलन देखने को मिलता है। इनके अंदर भी कई सारे स्पेशल टाइप्स के एडाप्टेशन या अनुकूलन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो अनुकूलन इनके अंदर पाया जाता है वो मदद करता है किसमें? फिक्सेशन में। फिक्सेशन का मतलब यहां पे क्या है कि स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर बात आती है लवणोद्भिद पौधों की या मैंग्रोव पौधों की, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको याद रखना है राइजोफोरा। राइजोफोरा ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है किसी भी लवणोद्भिद पौधे का, यानी कि हैलोफाइट्स प्लांट का। तो राइजोफोरा के अंदर क्या देखने को मिलता है कि इसके जो तने होते हैं यानी जो स्टेम होते हैं, इनके स्टेम के निचले भाग से, इनके स्टेम के निचले भाग से क्या होता है? अनेक मजबूत जड़ें निकलती है। क्या निकलती है? अनेक मजबूत जड़ें निकलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं अवस्तंभी स्कंध मूल, या इंग्लिश में अगर आप इसे बोलना चाहें तो आप लिख सकते हैं स्टिल लाइक प्रॉप रूट। प्रॉप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट बोलते हैं, वो भी स्टिल लाइक। स्टिल मतलब मजबूत, प्रॉप रूट। ठीक,
तो क्या कह रहा है कि जो राइजोफोरा का पौधा होता है, इसकी जड़ की निचली सतह से, मान लीजिए राइजोफोरा का पौधा है, राइजोफोरा का पौधा है, तो इसके तने के निचले सतह से, मतलब यहां से तने के निचले सतह से इस प्रकार से कई सारे मजबूत जो होते हैं क्या निकलते हैं, इस प्रकार से कई सारे मजबूत जड़ें निकलती है। क्या निकलती है? इस प्रकार से कई मजबूत जड़ें निकलती है, जिन जड़ों को हम बोलते हैं अवस्तंभी स्कंध मूल। और ये जड़ें क्या करती है? पौधे को बांध के सीधा खड़ा रखने में मदद करती है, यानी पौधे को स्टेबिलिटी प्रदान करती है, पौधे का स्थायित्व बनाती है। क्योंकि अगर दलदल में कोई भी पौधा है, आप सिंपल सा दिमाग लगाइए अपना कि अगर दलदल भूमि में कोई भी पौधा है तो वो आसानी से गिर जाएगा, क्योंकि दलदल है, तो पानी में क्या है कि दलदल है, ज्यादा आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इनकी जड़ें चारों तरफ निकल गई है और चारों तरफ की जड़ें निकल करके मिट्टी में समा गई है, तो ये पौधे को मजबूती प्रदान करेगा कि नहीं करेगा? तो सीधी सी बात है कि जो राइजोफोरा का प्लांट होता है, इसके तने के निचले भाग से बहुत सारे अवस्तंभी स्कंध मूल यानी कि जड़ें निकलती है, जो कि क्या करती है? स्थायित्व प्रदान करती है किसी भी राइजोफोरा प्लांट को। तो इनके अंदर पहला अनुकूलन होता है स्थायित्व के लिए, यानी कि स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए। तो इनमें क्या होता है कि तने के निचले भाग से कई सारी जड़ें निकल जाती है, जिनको कि हम अवस्तंभी स्कंध मूल कहते हैं। और ये जड़ें पौधे को मजबूती प्रदान करती है ताकि पौधा जो है सीधा खड़ा रह सके अच्छे से। चलिए, दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, दूसरा हमारा जो अनुकूलन है वो है श्वसन मूल यानी कि रेस्पिरेटरी रूट, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। श्वसन मूल, या हम इनको क्या बोल सकते हैं? न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर। इनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर। ठीक, तो जो न्यूमेटोफोर होते हैं, इनके अंदर आपको क्या खास बात देखने को मिलेगी? श्वसन मूल। श्वसन मूल का मतलब क्या है? हमने अभी आपको क्या बताया कि जो राइजोफोरा का पौधा होता है, उसके तने के निचले भाग से कई सारी जड़ें निकल जाती है, जिन जड़ों को हम बोलते हैं अवस्तंभी स्कंध मूल। ये जड़ें एकदम से जमीन के ऊपर खूंटी के रूप में दिखाई देती है हमको। क्या दिखाई देती है? ये जड़ें हमको जमीन के ऊपर खूंटी के रूप में दिखाई देती है। और ये जड़ें श्वसन का भी काम करती है। क्या करती है? ये जड़ें जमीन के बाहर आ जाती है और एक खूंटी नुमा संरचना का रूप धारण कर लेती है, जिसको ही हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर या श्वसन मूल। और ये श्वसन मूल किसका काम करते हैं? श्वसन का काम करते हैं, जाहिर सी बात है। अब ये श्वसन का काम क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता है किसी भी दलदली पौधे के अंदर? देखिए, दलदली पौधों में हमने आपको क्या बताया कि लवणों की अधिकता होती है। तो चूंकि लवणों की अधिकता होती है, जिस कारण से वहां पे आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन होता है इसकी कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिस कारण से इनकी जो अवस्तंभी स्कंध मूल जड़ें होती है राइजोफोरा की, ये जड़ें जमीन के बाहर आ जाती है और एक खूंटी नुमा संरचना के रूप में हमको दिखाई देती है, यानी एक नुकीली संरचना के रूप में हमको दिखाई देती है। और इस नुकीली संरचना को हम बोलते हैं श्वसन मूल, या हम इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर। और ये न्यूमेटोफोर ही क्या कहते हैं? श्वसन का काम करते हैं, जिस कारण से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है पौधे को मिल सके। ठीक, तो सीधी सी बात है, पौधे को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। अगर पौधे के अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न करानी है, तो जाहिर सी बात है कि पौधे के अंदर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे जब श्वसन करते हैं तो उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस भ्रम में आप लोग नहीं रहिए। बहुत लोगों के माइंड में चलता रहता है कि पौधे केवल CO2 को ग्रहण करते हैं, लेकिन पौधे जो होते हैं ये CO2 को कभी कभी क्या करते हैं? रिलीज भी करते हैं। रात्रि के समय में जब पौधों के अंदर श्वसन की क्रिया होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रात्रि के समय हमको किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जहरीली गैस होती है, हमारे लिए नुकसानदेह गैस है, जो कि हमको नुकसान पहुंचा सकती है। तो श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर आपको समझ में आ गया होगा कि जो दलदली भूमि होती है, यहाँ पे लवणों की अधिकता होती है, जिस कारण से इनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इन पौधों के अंदर। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए इनकी जो स्कंध मूल जड़ें होती है, ये जमीन के बाहर आ जाती है और खूंटी नुमा रूप धारण कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। और ये न्यूमेटोफोर श्वसन का काम करते हैं। तो ये दूसरा वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट एडाप्टेशन है किसी भी हेलोफाइट्स प्लांट के अंदर। तो किसी भी हेलोफाइट्स प्लांट के अंदर ही आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि श्वसन मूल आपको दिखाई देंगे, यानी कि न्यूमेटोफोर आपको दिखाई देंगे। और यही न्यूमेटोफोर ही क्या करते हैं? श्वसन मूल का काम करते हैं, यानी कि श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। चलिए, इसके बाद तीसरा और आखिरी एडाप्टेशन है किसी भी हेलोफाइट्स प्लांट के अंदर। दलदली भूमि के अंदर पाए जाने वाले जो दलदली पौधे होते हैं, या जो लवणोद्भिद पौधे होते हैं, या जो हेलोफाइट्स प्लांट या मैंग्रोव पौधे होते हैं,
सभी का नाम सेम ही है। आप इनको मैग्रोव पौधे बोलो, दलदली पौधे बोलो, या आप लवणोद्भिद बोलो, या आप हेलोफाइट्स बोलो, इंग्लिश के अंदर सब का मतलब एक है, सब एक के ही नाम है। तो जो भी मैग्रोव पौधे होते हैं उनमें एक अनुकूलन यह भी पाया जाता है जिसका नाम क्या है, अंकुरण एवं जरायुजता। जरायुजता का नाम तो आप लोग 11th में भी सुने होंगे। कहां पे सुने हैं आप लोग, चैप्टर 1 में ही आप लोग सुने होंगे कि विविपेरी। विविपेरी का मतलब होता है कि ऐसे जीव या ऐसे प्राणी या ऐसे प्लांट जो कि डायरेक्टली जो है बच्चे को जन्म देते हैं। अगर कोई एनिमल है तो वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देगा, और अगर कोई प्लांट है तो वो डायरेक्ट नए प्लांट का निर्माण करेगा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विविपेरी। विविपेरी मतलब बच्चे देने वाले प्राणी या बच्चे देने वाले पौधे, ये क्या कहलाते हैं, विविपेरी कहलाते हैं। और जो अंडे देते हैं पहले उनको हम बोलते हैं ओविपेरी। क्या बोलते हैं, ओविपेरी बोलते हैं उनको। आपने क्लासिफिकेशन क्लास 11th में पढ़ा होगा अरस्तु का, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार से क्लासिफाई किया था, ठीक। तो उन्होंने बताया था विविपेरी और अंडयुज क्या होते हैं, यानी कि ओविपेरा क्या होते हैं। तो विविपेरी का मतलब होता है बच्चे देने वाले प्राणी। तो यहां पे चूंकि हम पौधे के अंदर अनुकूलन पढ़ रहे हैं, तो पौधे चूंकि बच्चे नहीं देंगे, पौधे डायरेक्ट क्या करेंगे, नए प्लांट का निर्माण करेंगे। तो अगर कोई पौधा डायरेक्ट नए प्लांट को ही डेवलप कर देता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, विविपेरी बोलते हैं पौधे के अंदर। तो देखिए अंकुरण या जरायुजता का मतलब क्या होता है। देखिए अधिकांश जो दलदली पौधे होते हैं इनमें जो बीज होते हैं फल के अंदर रहते हुए ही क्या कर देते हैं, अपने मात्र पौधे पर ही अंकुरण होना प्रारंभ कर देते हैं। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, किसी भी प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए बीज जो है पौधे के अंदर ही है, फल के अंदर ही है और उसके अंदर अंकुरण प्रारंभ हो जाए। अगर आप लोग किसी ऐसे प्लांट को जानते हैं जिनमें की सीधी सी बात है, जिनमें की फल के अंदर रहते हुए ही बीज जो है अंकुरण प्रारंभ कर देता है, तो आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताइएगा। तो अगर मान लीजिए दलदली पौधे हैं, तो दलदली पौधों में क्या होता है, जो फल होते हैं फल के अंदर ही बीज होते हैं। निषेचन के बाद 2 ही परिवर्तन तो होते हैं। निषेचन के बाद आपको पता है अंडाशय किसमें बदल जाता है, अंडाशय बदल जाता है किसमें, फल में बदल जाता है। और जो हमारा ओव्यूल या बीजांड होता है, बीजांड हमारा किसमें बदल जाता है, बीजांड हमारा बदल जाता है किसमें, बीज में, ठीक। तो अब चूंकि फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। ये मान लीजिए हमारा फल हो गया, इस फल के अंदर क्या है, बीज है। तो अभी फल के अंदर बीज लगा हुआ है, किसके अंदर, किसी भी दलदली भूमि में पाए जाने वाले जो पौधे हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल अगर आप राइजोफोरा की बात करेंगे, राइजोफोरा एक ऐसा पौधा होता है, आपको बहुत बढ़िया चीज इसमें देखने को मिलेगी। राइजोफोरा के पौधे के अंदर क्या होता है, जो इसका फल होता है, फल के अंदर रहते हुए ही जो बीज होता है ये जर्मिनेट होना प्रारंभ कर देता है, अंकुरित होना प्रारंभ कर देता है। और अंकुरित होने के पश्चात इसमें क्या हो जाते हैं, जड़ और पत्तियों का निर्माण हो जाता है। और जब इनमें जड़ व पत्तियों का निर्माण हो जाता है, इस प्रकार से नीचे जड़ों का निर्माण हो जाएगा और ऊपर साइड जो है इनमें पत्तियों का निर्माण हो जाएगा। तो फल के अंदर ही रहते हुए बीज जो है अंकुरण प्रारंभ कर देता है राइजोफोरा के अंदर, और फिर इसमें से अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती है और अपस्थानिक जड़ निकल आते हैं। और इस प्रकार से फिर ये पौधा जो है जमीन के नीचे गिर जाता है और फिर एक नए राइजोफोरा का स्थायित्व हो जाता है, एक नए राइजोफोरा प्लांट का उद्भव हो जाता है, विकास हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अधिकांश दलदली पौधों में क्या होता है कि जो फल होते हैं, फल के अंदर जब बीज रहता है तभी ये अंकुरण होना प्रारंभ कर देता है, तथा इनका जो भ्रूण होता है ये अपने पोषण के लिए जो है मात्र पौधे पर ही निर्भर रहता है। इस बीज के अंदर क्या होता है, बीज के अंदर भ्रूण या एम्ब्रियो होता है। आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी बीज के अंदर क्या होते हैं, किसी बीज के अंदर भ्रूण कोष होते हैं और भ्रूण कोष होते हैं। तो जो भ्रूण कोष होता है या जिसको एम्ब्रियो बोलते हो आप, एम्ब्रियो का मतलब सीधी सी मतलब एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, भ्रूण कोष आप नहीं कहेंगे, भ्रूण कोष को हम एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं। तो बीज के अंदर हमारा होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। तो भ्रूण से ही नए पौधे का डेवलपमेंट या निर्माण होता है। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि किसी भी बीज के अंदर जो भ्रूण होता है उस भ्रूण या एम्ब्रियो से ही नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो इसके अंदर जो भ्रूण होता है वो पोषण की भी आवश्यकता पड़ेगी उस भ्रूण को, तो ये मात्र पौधे पर ही निर्भर रहेगा। मतलब जिस पौधे के फल के अंदर निर्भर है उसी पौधे के भ्रूण पोष से ये क्या करेगा, भ्रूण पोष यानी कि आप देखेंगे एंडोस्पर्म जिसको आप लोग बोलते हैं। भ्रूण पोष से कोई भी पौधा या बीज क्या करता है, आप देखेंगे पोषण प्रदान करता है। कोई भी अगर फल है तो भ्रूण पोष से ही पोषण प्रदान करेगा या प्राप्त करेगा। तो सीधी सी बात है कि मात्र पौधे पर ही निर्भर रहेगा और मात्र पौधे से अलग होकर के एक नए राइजोफोरा का निर्माण कर देगा। यानी सिंपल भाषा में अगर आप कहें तो कोई भी हमारे पास
एक राइजोफोरा का पौधा है और इसमें मान लीजिए एक फल लगा हुआ है और उस फल के अंदर बीज है, और वो बीज जो है फल के अंदर है और फल के अंदर रहते हुए ही ये क्या कर रहा है, अंकुरित होने लग गया, और अंकुरित होते होते जड़ और पत्ती का निर्माण कर लिया, और जब जमीन में गिरा तो एक नए पौधे के रूप में स्थापित हो गया। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विविपेरी बोलते हैं, या हम जरायुजता बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे पूरा का पूरा जो दलदली पौधे होते हैं, दलदली पौधों के अंदर कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, मरुद्भिद पौधे होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। वह इसके अलावा हमने आपको क्या बताया कि जो हमारे जलोदभिद पौधे होते हैं, जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं, ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं और इनके अंदर कौन कौन से अनुकूलन आपको देखने को मिलते हैं। तो सारे के सारे प्लांट इंपोर्टेंट है और इनके अंदर पाए जाने वाले जो भी अनुकूलन है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करें, और अगर कहीं पे आपको डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।